हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर निहाल अहमद और आज हम लोग बात करेंगे फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड। तो कई पेशेंट हमारे ओपीडी में आते हैं कॉन्स्टिपेशन के कंप्लेन लेकर के, तो मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पे ही बात करूं और लोगों तक बात जो पहुंचा सकूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन कहते किसे हैं, व्हाट आर द साइंस ऑफ कॉन्स्टिपेशंस, फिर क्या किस कारणों से कॉन्स्टिपेशन होते हैं। तो पहले हम लोग ये सब बात कर लेते हैं, देन हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन को कैसे ठीक किया जाता है, यानी क्या उसके लाइफ स्टाइल्स होंगे, क्या मेरे डाइटरी हैबिट्स होंगे जिससे कॉन्स्टिपेशन ठीक होंगे। सबसे पहले व्हाट आर द साइंस ऑफ कॉन्स्टिपेशंस, यानी किसे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है कि आप स्टूल करते वक्त स्टूल यानी बाथरूम में आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यानी अच्छा टाइम लग रहा है आपको बॉवल पूरा इवैक्यूएट करने में। सेकंड की आपको अच्छा खासा टाइम स्ट्रेनिंग में लग रहा है, जोर लगा रहे हैं। थर्ड कि आप डर रहे हैं कि आज हम नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो जाएगा, तो अपना दूसरे काम में अवॉइड करो, दूसरे काम में लग जाओ। और जब फीलिंग आएगी, गट फीलिंग आएगी कि अब टाइम हो गया, देन हम लोग बाथरूम जाएंगे। तो ये पहला चीज़ है कॉन्स्टिपेशन के डिफिनेशन में। दूसरा कि अगर स्टूल्स हो रहे हैं तो हार्ड पेबल्स लाइक स्टूल्स हो रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े में हार्ड दम सॉफ्ट ड्राई स्टूल पास हो रहे हैं, तो वो भी एक कॉन्स्टिपेशन की क्राइटेरिया मानते हैं। तीसरा जो है कि अगर आप विद इन अ वीक लेस देन 3 टाइम्स जा रहे हैं, विद इन अ वीक एक हफ्ते में अगर 3 से कम जा रहे हैं, तो यू आर सफरिंग फ्रॉम अ कॉन्स्टिपेशन। अगर ये सब हो रहे हैं देन यू आर सफर्ड फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। अब ये फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है या पैथोलॉजिकल कॉन्स्टिपेशन है, ये बात की बात करेंगे, बट मैक्सिमम कॉन्स्टिपेशन होते हैं वो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए आज हम लोग फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन के रीज़न जानेंगे कि किस कारणों से होता है। तो सबसे पहला रीज़न जो आते हैं कि आपके डाइट अल्टर्ड है, अल्टर्ड डाइट हैबिट बहुत बड़े कॉमन कारण है आज अभी के लाइफ स्टाइल्स में। सेकंड कि आप कुछ बीमारी से ग्रसित हैं, कुछ इलनेस है या फिर क्रोनिक कुछ भी कोमोर्बिडीज है आपकी, जैसे डायबिटीज मेलाइटस हाइपोथायराइडिज्म और भी कुछ हैं। तो अगर ये सब हैं तो ये भी कॉन्स्टिपेशन के कारणों में आते हैं। तीसरा कि विथ होल्डर, ये ज़्यादातर बच्चों में होते हैं। विथ होल्डर मीन्स कि अगर आप किसी कोई बच्चे अगर दूसरे अगर रिलेटिव्स के यहाँ गए हैं तो वहाँ का बाथरूम यूज़ करने से डर रहे हैं, शाय महसूस कर रहे हैं और वहाँ का बाथरूम यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो होल्ड कर रहे हैं। या फिर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बाथरूम वहाँ स्कूल में लग रहा है, तो बॉयल इवैक्यूएट करने का मन कर रहा है, तो वहाँ का बाथरूम यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे विथ होल्ड कर रहे हैं। ये ज़्यादातर टोडलर में ज़्यादा होते हैं। चौथा जो कारण होते हैं कि आज के लाइफ स्टाइल्स, अगर आप कुछ भी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, दैट लीड्स टू द कॉन्स्टिपेशंस। मीन्स ये सब फैक्टर्स आपको कॉन्स्टिपेशन की तरफ ले जाएंगे अगर आपके लाइफ स्टाइल सही नहीं है। और मैं लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है सीडेंटरी लाइफ स्टाइल्स। आज के लाइफ स्टाइल्स मतलब आज आप अगर हम ऑफिस भी जा रहे हैं बाई कार वहाँ तक जा रहे हैं, या फिर कोई भी मोटर व्हीकल्स यूज़ करके वहाँ जा रहे हैं, या फिर शाम का कुछ भी पहले घर के कुछ अपने काम को जैसे सब्जी लाना, ये सब भी लाना, ये सब भी अब सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होने लगा, या फिर घर ही पे आ जा रहे हैं, तो वो सबके लाइफ स्टाइल सेडेंटरी होते जा रहे हैं। घर पे बैठे बैठे फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गए हैं, लोग अपने ज़्यादा टाइम मैक्सिमम टाइम मोबाइल में स्पेंड कर रहे हैं, कुछ बाहर आउटडोर एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो ये सब लाइफ स्टाइल के कारण भी कब्जियत होने का हाई चांस बढ़ जाते हैं। पहला हम लोगों ने जो रीज़न बात किया था वो है डाइट, यानी अल्टर्ड डाइट। अल्टर्ड डाइट का मीन्स के हम लोग लो फाइबर डाइट ले रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, और ऐसे डाइट ले रहे हैं जिनमें ग्लूकोज का इंडेक्स जो है, ग्लूकोज इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो सब काफ़ी रीज़न बन जाते हैं फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन से। तो पहले हम लोग बात करेंगे फूड, क्या फूड रहेगा जिससे हम लोग इससे बचा सकते हैं। तो फूड में दो तरह के फाइबर होते हैं, एक सॉल्युबल फाइबर होते हैं, एक इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं। सॉल्युबल फाइबर मीन्स कि कुछ जो हम लोग फाइबर ले रहे हैं वो कुछ थोड़ा मोड़ा डाइजेस्ट होते हैं और एक और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर जाते हैं, जो जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी काफ़ी उसकी ज़्यादा होती है और बॉवल में वो वाटर रिटेन करके रखते हैं। और दूसरे फाइबर जो होते हैं इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं, वो जनरली बल्क में रहते हैं और एज अ बल्क परगेटिव की तरह काम करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ खाएं जिससे कब्जियत ठीक रहेगी, और क्या ऐसी चीज़ परहेज़ करें जिससे कब्ज़ से हम लोग बचें। तो फूड में ऐसे क्या डाइट लें जिससे हमारा कब्ज़ अच्छा रहेगा, यानी कब्जियत ना होगा, कॉन्स्टिपेशन से हम लोग बचेंगे। तो 3 तरह के फूड ग्रुप्स हैं जिससे अ, हम फूड डाइट अगर अच्छा रखते हैं तो फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं होते हैं। जैसे तीन तीन में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। पहला फ्रूट्स के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, सेकंड को वेजिटेबल्स के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, थर्ड को अपन होल ग्रेन्स के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। तब हम लोग को समझ में आएगा कि हम लोग को फूड्स में क्या क्या लेना है, क्या एडिशनल लेना है जिससे हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकें। तो फ्रूट ग्रुप में सबसे पहला याद रखिए कि नेक्टर
पल्प हम लोग बोलते हैं, नेक्टर जूस भी बोलते हैं बाहर में, या फिर पियर नेक्टर भी बोलते हैं। तो ये जनरली एक जूस है, मिक्स जूस है, जिसमें फल के वो पल्प भी रहते हैं, और बाकी उसके जो वाटर क्वांटिटी होते हैं, जो वाटर रहते हैं वो भी रहते हैं। तो वो एक जूस अगर तैयार होते हैं विथ पल्प, तो वो काफ़ी हेल्प करते हैं कि कॉन्स्टिपेशंस में रिलीफ हो, क्योंकि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफ़ी मसल्स को स्टिमुलेशन पहुंचाते हैं, और मसल का एक्टिविटी होने की वजह से ट्रांजिट टाइम बढ़ जाते हैं और अच्छा हो जाते हैं। तो बॉवल का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है वो पियर नेक्टर से या फिर मिक्स्ड पल्प जूस से। दूसरी चीज़ जो है वो है बेरी। बेरी मीन्स हो गया कि रास्पबेरी और स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी के जो सीड्स होते हैं ना, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी जस्ट इसको नगेट्स ऑफ फाइबर कहते हैं, जो बॉवल में जाती हैं, और बॉवल के अंदर जाने के बाद वो काफ़ी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अच्छा रखती हैं, जिसकी वजह से वो एज अ लैक्सेटिव की तरह काम करते हैं। तो बेरी में ये बहुत अगर ले तो अच्छी रहती है। फिर तीसरी चीज़ चेरी। चेरी में एक एप्रिकॉट्स भी आते हैं, या तो चेरी या तो एप्रिकॉट्स अगर हम लोग अपने डाइट में इस्तेमाल करें तो उससे भी काफ़ी हम लोग का बॉवल अच्छा रहता है। तो चेरी में एक्चुअली एक सॉर्बिटोल होता है, वो लैक्सेटिव में भी यूज़ किया जाता है। तो वो लैक्सेटिव की तरह काम करती है, काफ़ी स्टिमुलेंट होते हैं, और एज अ वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उसकी अच्छी होती है, तो बॉवल अच्छा मूवमेंट होता है। तो वो काफ़ी मदद करते हैं। और तीसरी चीज़ है प्रून सीड्स। प्रून सीड्स मीन्स आलू बुखारा, वो काफ़ी काफ़ी हेल्दी होते हैं। और चौथी चीज़ मोलेसेस मीन्स गुड़। गुड़ में काफ़ी वो मैग्नीशियम के कंटेंट होते हैं, कैल्शियम के कंटेंट होते हैं, और वो एज अ पर्गेटिव वो भी काम करते हैं, और मसल्स के स्टिमुलेशन में काफ़ी काम होते हैं, काम करते हैं। जिसकी वजह से मसल स्टिमुलेशन के कारण से बॉल का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो बढ़ जाती है, और अच्छा अच्छा बॉल मूवमेंट होता है। इसी चीज़ रेसिन्स। रेसिन्स मीन्स किशमिश। उसकी भी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी काफ़ी होते हैं। तो बाउल में अगर किशमिश हम ले रहे हैं, अगर दिन में 10 किशमिश अगर ले रहे हैं, तो अच्छा खासा वाटर रिटेन करते हैं, और स्टूल को बल्क बनाने में काफ़ी फ़ायदा करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने का कम चांसेस हो जाते हैं। तो रेसिन्स के तो ये फ्रूट्स के ग्रुप में इतने सारे फ्रूट्स हैं। जैसे अभी हमने बात किया कि नेक्टर, पियर नेक्टर, या फिर बेरी, चेरी, एप्रिकॉट्स, या फिर रेसिन्स, या फिर सीड्स हो गए, और मोलेसेस हो गए, यानी गुड़ हो गए। तो ये फ्रूट्स के क्राइटेरिया में आते हैं, जो काफ़ी हेल्प होते हैं बॉवल को मूव करने में, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में, कब्ज को हटाने में। फ्रूट्स को ना ऐड ऑन करना रहता है। बस मीन्स कि आप ब्रेकफास्ट से पहले ले रहे हो, या ब्रेकफास्ट में भी हल्का ले रहे हो, या स्नैक्स के टाइम में भी आप ये फूड ले रहे हो, तो ये रूटीन रूटीन नहीं कि आपका जो रूटीन फूड है, जैसे दोपहर का खाना, रात का डिनर और सुबह का नाश्ता, उसके टाइम पे नहीं, वो तो अपना चलेगा। जो और हम बात करेंगे कि उस फूड क्वालिटी में कौन सा फूड लेना है, बट ये जो फ्रूट का ग्रुप है इसको ऐड ऑन करना है, जैसे किसी भी टाइम पे, तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आपके बोवल मोमेंट में। दूसरा जो ग्रुप था वो है वेजिटेबल्स के ग्रुप। तो वेजिटेबल्स के ग्रुप में कुकुम्बर, यानी खीरा। खीरा का काफ़ी अच्छा होता है रिटेनिंग, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, तो बॉवल को एज अ बल्क स्टूल बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो खीरा को कहा ही जाता है कि कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी रिलीफ होता है। अगर डेली का एक खीरा ले तो काफ़ी अच्छा रहता है बॉवल का मूवमेंट। वेजिटेबल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे वेजिटेबल्स में बीन्स हो गए, काफ़ी हेल्प करते हैं। लेंटिल्स हो गए, काफ़ी काफ़ी मदद करते हैं बॉवल को मूव करने में। तो ये डाइट में, अगर वेजिटेबल्स के डाइट में ये अगर रखें तो काफ़ी अच्छा रहता है हमारा बॉवल। थर्ड के हम लोग जो बात कर रहे थे होल ग्रेन्स के बारे में, तो होल ग्रेन्स में पास्ता का डाइट रखें, फिर क्रैकर्स अगर अपने डाइट में रखें, अगर और आटा जो ले रहे हैं, आटा वो मोटा चक्की वाला। मोटा चक्की मीन्स कि उसके जो फाइबर्स होते हैं वो जो छलनी में छल जाते हैं, वो ना हो। जैसे मोटा छेद से अगर छलनी होगी तो कुछ उसके जो फाइबर होंगे वो भी आ जाएंगे रोटी में, आटा में, तो वो उससे रोटी बनती है, तो वो काफ़ी मदद करते हैं। तो ये हमारा डाइट रहता है। तो ये सब पूरी चीज़ जो भी थी, अगर हम लोग ऐसा मेंटेन करते हैं अपना फूड हैबिट, तो अच्छा रहता है कॉन्स्टिपेशन से रिलीव होने में। दूसरी चीज़ कि अगर ये सब ले रहे हैं और पानी नहीं ले रहे हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जितने भी फूड ग्रुप हैं जो भी मैंने अभी नाम लिया, वो सारे का काम है कि मैक्सिमम का काम है कि वो वाटर रिटेन करते हैं, और वाटर ही अगर हम लोग नहीं ले पाएंगे तो फिर वो वाटर रिटेन बॉल में नहीं होंगे, फिर वो कब्जियत की तरफ बढ़ जाएंगे। तो एनफ वाटर का इंटेक भी होना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ की, अगर हम लोग फल वगैरह कुछ भी ले रहे हैं, अगर कुछ भी एक्स्ट्रा कोई भी फल ले रहे हैं, तो जो जिसे हम उसके स्किन के साथ खा सकते हैं, उसके छिलका के साथ खा सकते हैं, तो उसे विदाउट छिलका ना खाएं, बल्कि छिलका के साथ खाएं। जैसे एप्पल हो गए, फिर अमरूद हो गए, फिर और भी कुछ भी, नाशपाती वगैरह जो भी है, तो अगर उसको हम लोग अगर स्किन के साथ खा रहे हैं तो काफ़ी हेल्प होती है। तो ये जो चीज़ थी वो पूरे
खाने में कि ये सब अगर मेरे डाइट रहते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। और रही बात कि क्या चीज़ नहीं खाएँ, तो कोशिश करना चाहिए कि एकदम मैदा का प्रोडक्ट हम लोग ना लें। फिर किसी-किसी टोडलर बच्चे में इवन दूध के कारण से भी कॉन्स्टिपेशन होती है, तो बाहर का दूध होता है तो हाई चांस रहते हैं कि उससे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। अगर बच्चे को हो रहा है कॉन्स्टिपेशन, तो एक बार दूध छोड़ कर भी देखें और ट्राई करके देखें कि उसको कॉन्स्टिपेशन रिलीव होती है कि नहीं होती है। और फिर और अगर आपका डाइट में ऑयली फूड ज़्यादा है तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। और अगर आपके डाइट में राइस ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है या फिर एकदम फाइन राइस बहुत ज़्यादा है और अगर रिफाइंड ऑयल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो हाई चांस है कि कॉन्स्टिपेशन आपको हों। तो ये सब चीज़ से अवॉइड करें और जो मैंने बताया उसको चीज़ अपने डाइट में लें, तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो आज ये बात थी पूरी कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड, कब्जियत से रिलेटेड। तो अपने पेट को सही रखें, अपने बॉल को अच्छा रखें और हेल्दी रहें और अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें। थैंक यू सो मच आज के लिए यहीं पे। और अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें।